डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार और उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। जैसे हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ पढ़ा था, वैसे ही हम नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है। सामान्य शब्दों में जो सरकार, जब संविधान निर्माताओं ने जो है संविधान का निर्माण किया था, उस समय देश की परिस्थितियों के अनुकूल राज्यों से कुछ अपेक्षाएं की गई थी कि एक राज्य को क्या करना चाहिए, यानी किस तरह जो है देश के लोक कल्याणकारी राज्य का जो है स्वरूप बनाया जाए, यानी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो। इसीलिए उन्होंने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया था। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्यों के दिए गए निर्देश हैं। किसके लिए हैं? पहली बात, किसके लिए दिए गए निर्देश हैं? राज्यों को। ठीक है। अब इसमें राज्यों से ये संविधान अपेक्षा करता है कि वह इन निर्देशों का पालन करे और एक लोक कल्याणकारी और जनता के हित में राज्य को जो है ऐसा राज्य दे जो जनता के हित में हो और जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करे। ठीक है। तो इसमें वे निर्देश शामिल हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों का अगर बात करें अपन, तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। कौन से भाग में? भाग 4 में। जैसे कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में थे। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4 में। ठीक है। अगर बात करें कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। ठीक है। अब नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो किन किन अनुच्छेदों में किया गया है? आपने पढ़ा था मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। और उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है। अब नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है, किस प्रकार के हैं ये नीति? आपको जैसे पता है कि मौलिक अधिकार किसको प्राप्त हैं? नागरिकों को। जबकि नीति निर्देशक तत्व किसके दिए गए, किसके लिए हैं? राज्यों के लिए। राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब अगर मौलिक अधिकार नागरिकों से छीने जाते हैं तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जबकि अगर नीति निर्देशक तत्व कोई राज्य इन्हें लागू नहीं करता है तो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। यानी ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राज्य इन्हें लागू करे या अपनी नीतियों में इनको सम्मिलित करे या नहीं करे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार एक विद्वान हुए के.टी. शाह। के.टी. शाह ने तो यहाँ तक कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो बैंक का वह चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका मतलब राज्य चाहे तो उसे लागू करे, यानी चेक जिस तरह बैंक की मर्जी पर निर्भर करता है, चेक उसको जारी, चेक भुनाए या नहीं भुनाए, वैसे ही नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्यों की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि राज्य जो है उसे लागू करे या नहीं करे। कई निर्देशक जो है वर्तमान में लागू है, लेकिन कई जो है ऐसे भी हैं जो लागू नहीं है। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय की शरण में हम नहीं जा सकते अगर कोई राज्य उन्हें लागू नहीं करे तो। जबकि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था हमने
अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी करके और हम उन्हें लागू करवा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देश तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब संविधान उन्हें जो है बाध्य नहीं करता है, ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर नीति निर्देशक तत्व जो हैं इसका हम बात करते हैं कि ये इनका उद्देश्य क्या है। नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो है एक आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति करना। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य जो है उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र आगे पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो कुछ ऐसे निर्देशक तत्व हैं जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हैं, कुछ जो है पशुपालन या हम कह सकते हैं प्रकृति से संबंधित हैं, तो कुछ विदेशों से संबंधित हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो अब एक बात और आती है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस प्रकार की प्रकृति के हैं? नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक हैं। तो ये हो गई चर्चा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो क्या पढ़ा हमने? पहले नीति निर्देशक तत्व का अर्थ पढ़ा, क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए या संविधान द्वारा दिए गए वे निर्देश हैं जिनका पालन राज्य अपनी नीतियां बनाते समय करेगा। यानी राज्य अपनी नीतियों में इन निर्देशों को शामिल करेगा। ठीक है, इनका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कितने अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? ये वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अर्थात अगर कोई राज्य इन्हें लागू नहीं करता है तो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, यानी न्यायालय द्वारा जो है इनको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता राज्य सरकार को अगर कोई राज्य इन्हें लागू नहीं करता है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो उद्देश्य क्या है? आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि निर्देशक तत्व जो है सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक करके जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में किस तरह किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले जो प्रकृति का, अलग अलग हम इसको डिवाइड करेंगे कैटेगरी वाइज कि वो नीति निर्देशक तत्व जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वे नीति निर्देशक तत्व जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वे जो पर्यावरण से संबंधित हैं, और वे जो विदेश नीति से संबंधित हैं। ठीक है, 4-5 प्रकृति के जो है ये, तो इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। तो पहले प्रकार के निर्देशक तत्व यानी आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वे नीति निर्देशक तत्व जो आर्थिक सुरक्षा दिलाते हैं, जो आर्थिक सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, वो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान निर्माता ये जानते थे कि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, इसलिए भारत में जो है आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद वाइज अगर हम देखें तो कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है? तो पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 39 जो है वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, अब ये क्या है?
तो अनुच्छेद 39 में कई तरह की बातें कही गई है जो आर्थिक लोकतंत्र या आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर दिलाते हैं या करते हैं। ठीक है, तो क्या कहें, इसके अनुसार राज्य अपनी नीतियां बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगा, यानी राज्य अपनी नीतियां बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगा। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, जीविका के समान साधन। जीविका के समान साधन, जीविका के समान साधन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य ये प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को आय के समान साधन प्राप्त हो, यानी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी नागरिकों को अपनी जीविका जो है प्राप्त करने या अपना पेट भरने का या जो है न्यूनतम जीवन जीने का अधिकार मिले। राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसको जीविका के समान यानी जीविका चलाने का अधिकार हो या जीविका चलाने के जो है साधन उपलब्ध करवाया जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण करना राज्य का दायित्व होगा, राज्य का एक कर्तव्य होगा। ठीक है। नंबर 2, इसी से संबंधित जो है दूसरे प्रकार का अगर बात करें, ये कै श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 39 के अंदर इसका उल्लेख है कि पुरुष व महिलाओं को जो है समान कार्यों के लिए समान वेतन का अधिकार दिया जाए। पुरुष व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मतलब लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं में किसी तरह का कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर एक काम पुरुष करती है और एक काम वही काम महिला करती है तो उसे इस आधार पे कम वेतन नहीं दिया जाएगा कि वो महिला है। अगर दोनों एक जैसे काम करते हैं यानी समान काम कर रहे हैं, एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं, तो उनके वेतन में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्थिक अनुच्छेद 39 ये कहता है कि पुरुष और महिलाओं को अगर वो एक जैसा कार्य करते हैं तो समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाना आवश्यक है। राज्य ये देखेगा, राज्य इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि किसी महिला को इस आधार पर वेतन कम नहीं दिया जाए कि वो महिला है, यानी लिंग के आधार पर वेतन में जो है वो असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात अगर हम देखें तो तीसरे प्रकार का जो इसी के अंदर उल्लेख है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर, संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर, संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर केंद्रीकरण न हो। यानी इसको हम समझते हैं कि उत्पादन के साधनों पर, यानी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, कृषि भूमि हैं, उन साधनों पर कि कुछ लोगों के हाथ में वो केंद्रीकृत नहीं हो, यानी आय के बहुत साधन कुछ लोगों के पास हो और कुछ लोग बहुत गरीब हो, उनके पास आय कुछ भी नहीं हो। तो संपत्ति के और उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके उनमें समानता से उनका वितरण होना चाहिए। ठीक है, यानी सभी लोग उसका समान रूप से प्रयोग कर सकें। आय का वितरण कैसा हो, अधिकांश लोगों के आय जो है में ज़्यादा कोई अंतर नहीं हो, अर्थात उत्पादन के साधनों पर कुछ लोग ही राज नहीं करें। ठीक है, तो संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं हो, बल्कि क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। संपत्ति सभी लोगों को जो है संपत्ति का हिस्सा बराबर लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसी से में संबंधित और जो है नीति निर्देश तत्व है कि स्त्रियों यानी महिलाओं, स्त्रियों और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग न हो, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। इस नीति निर्देश तत्व को समझते हैं कि दुरुपयोग ना हो। तो राज्य का ये दायित्व होगा कि स्त्रियों को जो है कोई स्त्री वंचित नहीं हो या उन पर जो है अत्याचार न हो, उनका उत्पीड़न न हो। तो स्त्रियों को जो है इस चीज़ का यानी उन पर अपराध कम से कम हो, यानी दहेज प्रथा, इस तरह के जो है सती प्रथा, दहेज प्रथा, ऐसे जो अपराध स्त्रियों के साथ ना हो।
और बालकों की सुकुमार अवस्था, इसका मतलब बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको जोखिमपूर्ण कार्यों में या कठोर कार्यों में न लगाया जाए, ये देखना राज्य का दायित्व होगा। ठीक है, 14 वर्ष के कम आयु के बालकों की उम्र होती है पढ़ाई करने की, शिक्षा प्राप्त करने की। ठीक है, इसीलिए 86वें संविधान संशोधन से सरकार ने RTE लागू किया है, राइट टू एजुकेशन, कि प्रत्येक 14 वर्ष तक के कम आयु के बालकों को, अनुच्छेद 45 में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन से RTE लागू करके यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा देना राज्य का दायित्व होगा। इसको नीति निर्देश तत्वों में भी सम्मिलित किया गया है और 21 K में से मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। इसका मतलब ताकि बालकों की जो अवस्था है, बालकों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना होता है 14 वर्ष की आयु को, न कि कोई काम करना, न कि कोई घरेलू काम करना, ठीक है, या कोई कठोर जोखिमपूर्ण कार्य करना, उनको मजदूरी में या बाल मजदूरी में या बाल श्रम उनसे नहीं करवाया जाए। तो ये देखना राज्य का दायित्व है। तो क्या कहता है अनुच्छेद, कि स्त्रियों के साथ उत्पीड़न न हो और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 39 से संबंधित प्रमुख प्रावधान है। ये अनुच्छेद 39 में ये प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। और एक इसमें और बाद में जो है इसका एक और उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है बच्चों के विकास के लिए, राज्य बच्चों के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएं, बच्चों के विकास के अवसर उपलब्ध कराएं, अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वो बालकों का जो है उचित विकास हो और इसके लिए समान अवसर, यानी उनको जो है भोजन की सुविधा मिले। जैसे स्कूलों में मिड डे मील दिया जा रहा है, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जो है, किताबें हैं, ये सब निःशुल्क दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब राज्य का दायित्व होगा कि बच्चों के विकास को जो है जितने भी अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, तो और बच्चों के और युवकों के शोषण से इनको मुक्ति दी जाए। तो ये अनुच्छेद 39 में ये सारी बातें की गई है, इससे संबंधित जो है उल्लेख किया गया। तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित पहला जो नीति तत्व कौन सा है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है ये, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के समान साधन मिले, अर्थात हर व्यक्ति को अपना पेट भरने का अधिकार मिले, ये देखना राज्य का दायित्व है। पुरुष और महिला वर्गों को, पुरुषों को समान वेतन, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिले अगर वो एक जैसा कार्य करें, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तीसरा, संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का ही केंद्रीकरण न हो, अधिकार न हो, बल्कि सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, फिर स्त्री और बालकों की सुकुमार अवस्था, यानी स्त्रियों के साथ अत्याचार न हो, उत्पीड़न न हो उनका। ठीक है, और बालकों को जो है उनकी आयु जो है शिक्षा प्राप्त करने की होती है, ऐसी आयु में उनसे कठोर काम न करवाए जाए, यानी उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ये देखना राज्य का दायित्व है। ठीक है, और इसीलिए RTE लागू करके जो है वो इसे मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है और इसे नीति निर्देश तत्वों में भी सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, और बच्चों के विकास के जो है समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए। तो ये हो गया अनुच्छेद 39। ये आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा भी और भी अनुच्छेद है जो आर्थिक सुरक्षा दिलाते हैं, जैसे अनुच्छेद 41। ठीक है, इसमें राज्य से ये प्रयास किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार जो है रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उसकी योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त हो, रोजगार के अवसर प्राप्त हो। यानी अगर कोई अकुशल श्रमिक है तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार, कोई कुशल है, कोई शिक्षित है तो शिक्षा उसके अनुसार उसे योग्य रोजगार के अवसर मिले। ठीक है, कोई अर्धकुशल है, कुशल है या अकुशल है तो उसको उसके अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त हो। तो ये देखना राज्य का दायित्व होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर जो नरेगा जैसे महानरेगा जो कार्यक्रम है, ठीक है, तो नरेगा जैसा कार्यक्रम जो है वो उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 41 ये कहता है कि जो जिस योग्य है उसको उसके अनुसार योग्य जो है रोजगार प्राप्त हो, ये देखना राज्य का दायित्व हो।
लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह समाज के अन्य वर्गों के बराबर नहीं है। जैसे वृद्ध हैं, वृद्धावस्था, तो वृद्ध व्यक्ति है वो अपना काम नहीं कर सकते। वृद्ध है, बीमार हैं, तो बीमारों को निःशुल्क दवाइयाँ दी जाए। ठीक है, अंगहीन व्यक्ति हैं जैसे विकलांग हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो कि अन्य वर्गों के बराबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अन्य वर्गों की उनको योग्यता नहीं है, तो उनको जो है उचित सामाजिक सुविधाएं दी जाए। ठीक है, यानी इन वर्गों को राज्य के द्वारा सहायता दी जाए। तो वृद्ध लोगों को जैसे वर्तमान में जो सरकार ने लागू किया है, वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ना, विकलांगों को पेंशन दी जा रही है। ठीक है, महिलाओं को जो है विधवा महिलाओं को पेंशन, तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो है भी जो जितनी भी दी जा रही है, तो उनमें ये देखना राज्य का दायित्व होगा। इसलिए राज्य सरकार जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए जो विभिन्न प्रकार के समय समय पर नीतियां बनाती है, प्रावधान लेके आती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिसके लायक है उसको उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाना राज्य का दायित्व होगा। सभी व्यक्ति एक जैसी योग्यता के नहीं होते, कुछ अकुशल होते हैं, कुछ कुशल होते हैं, कुछ अर्धकुशल होते हैं। ठीक है, जैसे नरेगा जैसे कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो नरेगा जैसे कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है जो कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, अनुच्छेद 41। ठीक है, तो कि उसको व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उससे रोजगार प्राप्त हो। इसके अलावा और कौन सा अनुच्छेद है जो आर्थिक सुरक्षा देता है, तो अनुच्छेद 41 के अलावा अनुच्छेद 42 जो है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, ठीक है, कि राज्य काम के लिए जो है कार्य के लिए मानवोचित दशाओं का, कार्य के लिए मानवोचित दशाओं, कार्यों के लिए मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। इसका मतलब मानवोचित दशाएं क्या, कि जहाँ पर भी व्यक्ति जिस उद्योग में, जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर मनुष्य काम कर सके, ऐसी सारी दशाएं उपलब्ध हो। जैसे पीने का पानी, ठीक है, हवादार कमरा यानी हवा आती हो। ठीक है, समय पर उनको जो है बीच में मध्यावधि टाइम मिले, बीच में मध्यांतर होना चाहिए, कंटिन्यू काम नहीं 8 घंटे 10 घंटे, बीच में 1 घंटे का लंच होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर पर्यावरण आसपास का शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है किसी के साथ, तो छोटे बच्चे को जो है पालने के लिए समय टाइम पर मिले, 10 मिनट 15 मिनट का उसको रिलैक्स मिले। तो जहाँ भी जिस फैक्ट्री, जिस उद्योग में व्यक्ति काम करता है, उन सबको, उन व्यक्तियों को उचित वातावरण मिल रहे, काम करने का वातावरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी वहाँ पर मानवोचित दशाएं के अनुकूल है कि नहीं है, ये देखना राज्य का दायित्व है। इसी के तहत अगर हम देखें कि जो महिलाओं को, जो अगर फैक्ट्रियों में महिलाएं कार्य कर रही है, सरकारी नौकरियों में काम कर रही है, तो महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जा रही है। यानी सरकारी नौकरियों में हम देखते हैं कि महिलाओं को जो है प्रसूति सहायता की जो छुट्टियाँ दी जाती है जब वो डिलीवरी टाइम पे होती है। ठीक है, तो महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना राज्य का दायित्व। तो कार्यस्थल पर मानवोचित दशाओं का प्रबंध, अनुच्छेद 42 ये कहता है कि जहाँ पर भी जो व्यक्ति जिस फैक्ट्री में, उद्योग में काम करें, वहाँ पर वातावरण, कार्य का वातावरण है कि नहीं है, पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध है कि नहीं है, उन्हें हवादार कमरे हैं कि नहीं है वहाँ पर। ठीक है, बीच में काम कार्य के बीच में उन्हें अंतराल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर कोई महिला है, वृद्ध है, या कोई डिलीवरी के टाइम है, गर्भावस्था में है, तो उन्हें उचित अवकाश दिया, वेतन, सवेतनिक अवकाश दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सब देखना राज्य का दायित्व है। यानी कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व होगा, अनुच्छेद 42 ये कहते हैं। ठीक है, और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 43, ये भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि श्रमिकों को उचित वेतन दिया जाए, श्रमिकों को यथोचित वेतन दिया जाए, यथोचित वेतन दिया जाए। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया, अनुच्छेद 43 ये कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में लगे हैं, उद्योग क्षेत्र में लगे हैं,
ठीक है, या अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं, उन्हें जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन दिया जाना चाहिए। यानी जीवन निर्वाह के लिए वेतन जितना जरूरी है, एक न्यूनतम आय उन्हें दी जा रही है, न्यूनतम जो है मजदूरी उन्हें दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ये देखना राज्य का दायित्व है। यानी कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में एक सरकार जो है जीवन निर्वाह की मजदूरी तय करे, ये उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये राज्य का दायित्व होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार और भी अगर हम देखें तो 42वें संविधान संशोधन से इसमें और एक चीज़ डाली गई। ठीक है, कि 42 में इसमें कह सकते हैं कि प्रबंध में जो है कार्यस्थल पर जो उद्योगों में जो है प्रबंध की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में कर्मकारों या कार्मिकों को प्रबंध की भागीदारी दी जाए, कार्मिकों को प्रबंध करने की भागीदारी या कार्मिकों को प्रबंध में भागीदारी दी जाए। ये 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। यानी अगर मालिक या प्रबंधक कोई डिसीजन लेता है उद्योग से संबंधित, तो उसमें कर्मकारों को या कार्मिकों को भी उनकी राय जान करके, उनको जो है सलाह ले करके और प्रबंध किया जाए या कार्य किया जाए। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो बाद में हमने देखते हैं हड़तालें होती है, फैक्ट्री की घेराबंदी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है कार्मिकों को या कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अगर अनुच्छेद देखें अपन, तो एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अनुच्छेद 48 जो है वो भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। अब ये क्या कहता है, ठीक है, कि राज्य कृषि और पशुपालन को जो है वैज्ञानिक दृष्टि से करेगा। ठीक है, कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। अनुच्छेद 48 ये कहता है वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। इसका मतलब इसी में अगर कहते हैं पशु हत्या से संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है, तो पशु हत्या को रोकने से संबंधित अनुच्छेद 48, कि इसमें आगे जोड़ करके लिखा गया है कि राज्य जो है वो गो हत्या को बंद करेगा। ठीक है, और पशुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकेगा। तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में रोके गया है, इनको वैज्ञानिक ढंग से जो है कृषि और पशुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इससे संबंध आगे आपके तो प्रमुख जो है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रमुख रूप से कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48। ठीक है, हम देखिए इसको कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हमसे देखते हैं कि कौन सा आर्थिक सुरक्षा से, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, फिर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन से हैं, फिर पर्यावरण से संबंधित कौन से हैं, फिर विदेश से संबंधित कौन से, उन सबको अलग अलग कैटेगरी बांट करके हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं या कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उसका हमने अध्ययन कर लिया है। नोट्स में हमने लिख लिया है कि अनुच्छेद 39 जो है इसमें 4-5 प्रावधान किए गए, ये आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें हमने साफ पढ़ा था कि इसके में प्रावधान किया गया है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है, भौतिक साधनों का स्वामित्व केंद्रीकरण एक कुछ लोगों के हाथ में ना हो। अनुच्छेद 39 में ही ये कहा गया है कि संपत्ति स्त्रियों और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उनको दुरुपयोग ना हो। ठीक है, पुरुष और स्त्रियों को समान जो है न्यूनतम वेतन जीविका के साधन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व होगा। तो ये सब अनुच्छेद 39 के से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है, ठीक है, इसलिए नरेगा जैसे कार्यक्रम का अगर पूछें कि नरेगा जैसे कार्यक्रम कौन से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है,
तो अनुच्छेद जो है 41 नरेगा जैसे कार्यक्रम से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार रोजगार के साधन उपलब्ध हो, ये कहता है अनुच्छेद 41। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी कर रखा गया है कि वृद्ध लोगों को, बीमार, अंगहीन या जो व्यक्ति समर्थ नहीं है समाज के अन्य वर्गों के बराबर, तो उनको राज्य के द्वारा सहायता दी जाए, ये कहता है अनुच्छेद 41। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 42 ये कहता है कि जो कार्यस्थल पर, जहाँ पर भी जो व्यक्ति कार्य करता है किसी फैक्ट्री में, उद्योग में, वहाँ पर मानवोचित दशाएं है कि नहीं है, कार्य करने की उचित दशाएं है कि नहीं है, यानी हवादार कमरा हो, है, पीने का पानी वहाँ शुद्ध उपलब्ध है कि नहीं है उनको। ठीक है, वहाँ पर वृद्धों को या समय पर अंतराल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। प्रसूति सहायता, इसका मतलब जो अगर गर्भावस्था के समय जो है जितनी छुट्टियाँ सवैतनिक अवकाश दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सब देखना राज्य का दायित्व होगा। तो कार्यस्थल पर मानवोचित दशाओं का प्रबंध ये अनुच्छेद 42 में रखा गया है। इसके अनुसार आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 43 भी ये कहता है कि श्रमिकों को यथोचित वेतन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, यानी कृषि और उद्योग क्षेत्रों में कम से कम इतना वेतन दिया जाए कि उनका जीवन निर्वाह हो जाए। ठीक है, वो अपना पेट भर सके, इतना, यानी न्यूनतम वेतन उन्हें दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये देखना अनुच्छेद 43 में है। इसके अलावा इसमें कुछ जोड़े गए हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रबंध किया जा रहा है, मैनेजर या मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसमें कार्मिकों को भी या जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी भागीदारी है कि नहीं है, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये देखना राज्य का दायित्व है। और अंतिम रूप से जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है वह है अनुच्छेद 48। इसमें ये कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में जो है वो वैज्ञानिक ढंग से उसका संचालन करेगा। इसमें पशु हत्या पर रोक जो है वो भी उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, पशु हत्या, गो हत्या, इन सब को रोकना, ये भी अनुच्छेद 48 में जो है संबंधित है। तो अभी नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा है अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, लेकिन हमने केवल उन्हीं अनुच्छेदों का अध्ययन किया है जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया था, वापस उसको रिपीट करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, भाग 3, 4 में किया गया है। उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, कौन से अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कौन सी है, ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी राज्यों से अपेक्षा की गई है। नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी सामान्य जानकारी हमने शुरुआत में कराई। और अब हम कैटेगरी वाइज हमने पढ़ा था, तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निर्देश तो कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48, यानी कुल 5 अनुच्छेद हैं जो आर्थिक सुरक्षा दिलाते हैं, जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने पर बल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, तो आज इसका जो आपने अध्ययन किया है उसका वापस रेस्पॉन्स नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे मिलना चाहिए। थैंक यू।